स्वागत है। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं केन रॉबिन्सन की किताब फाइंडिंग योर एलिमेंट के कुछ अहम हिस्सों में। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि अपनी असली प्रतिभा मतलब जो हुनर है और जो हमारा गहरा जुनून है, जैसे रॉबिन्सन एलिमेंट कहते हैं। बिल्कुल, उसे खोजना क्यों जरूरी है और कैसे ये सफर तय किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं पता ही नहीं चलता कि पैशन क्या है, या भी किसी ऐसी नौकरी में फंस गए जो पसंद नहीं। तो देखते हैं ये किताब क्या कहती है इस बारे में। हाँ, ये एक तरह से खुद को खोजने की यात्रा है और आज की दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है, जहाँ करियर के रास्ते इतने बदलते रहते हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये एलिमेंट चीज क्या है? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, किताब इसे उस पॉइंट की तरह बताती है जहां दो चीजें मिलती हैं। एक तो आपकी नैसर्गिक योग्यता, मतलब आप कुदरती तौर पर किस चीज में अच्छे हैं। अच्छा, और दूसरा आपका जुनून, यानी आपको क्या करना पसंद है, किस चीज से आपको अंदर से एनर्जी मिलती है। रॉबिन्सन का मेन पॉइंट यही है कि सिर्फ टैलेंट या सिर्फ हॉबी काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब जहां आपकी काबिलियत आपके शौक को थोड़ा आसान बनाती है और आपका शौक आपको अपनी काबिलियत को और निखारने के लिए मोटिवेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही वो एक तरह का स्वीट स्पॉट है। और आज के जमाने में ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि एक ही नौकरी में पूरी जिंदगी निकल जाए। तो अपना एलिमेंट जानना एक कंपास की तरह है। अच्छा, दिशा दिखाने के लिए। हाँ, ताकि हम बस एक नौकरी से दूसरी पर कूदते न रहें, बल्कि एक दिशा में आगे बढ़ें। ये सिर्फ करियर बदलने वालों के लिए नहीं है। किसी भी उम्र में ये समझना जरूरी है कि कौन सा काम आपको सच में संतुष्टि देगा। एबिलिटी में एक फर्क बताया गया है। हाँ, वो एक जरूरी फर्क है। योग्यता एक तरह की कच्ची संभावना है, अंदरूनी, जैसे किसी में भाषा सीखने की नेचुरल टेंडेंसी हो। क्षमता उसे प्रैक्टिस से, उसे लागू करने से बनती है। योग्यता बीज है तो क्षमता वो पौधा है जो उससे उगता है। किताब में वेनेजुएला के एल सिस्टेमा का उदाहरण दिया है। हाँ, कमाल का उदाहरण है वो। जोस एंटोनियो एब्रू ने सोचा कि जो वंचित बच्चे हैं उनमें भी संगीत की प्रतिभा हो सकती है। बस माहौल नहीं मिला शायद। बिल्कुल, उन्हें बस एक मौका चाहिए। तो उन्होंने वो कार्यक्रम शुरू किया और नतीजा, गुस्तावो डुडामेल जैसे वर्ल्ड क्लास कंडक्टर वहीं से निकले। वाह, ये दिखाता है कि सही माहौल कितना फर्क डाल सकता है। हाँ, कि योग्यता को क्षमता में बदलने के लिए सही माहौल और प्रोत्साहन कितना जरूरी है। ये तो हुई योग्यता की बात, लेकिन जुनून ये कैसे पहचाने? ये तो और भी अंदर की बात है। सिर्फ एक हॉबी से ज्यादा कैसे है ये? किताब कहती है कि जुनून का कनेक्शन शारीरिक एनर्जी से ज्यादा आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से है। आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब वो काम जिसे करने के बाद आप अंदर से तरोताजा महसूस करें। भले ही आपका शरीर थक गया हो, पर आपकी रूह को सुकून मिले, एक तरह की एनर्जी मिले। अच्छा। लेखक अपने भाई इयान का उदाहरण देते हैं। वो दिन भर अपना बिजनेस चलाते थे, लेकिन रात में देर तक अपने रॉक बैंड में ड्रम बजाते थे। इतनी थकान के बाद भी? हाँ, क्योंकि वो संगीत उनकी आत्मा को चार्ज करता था। वो थकान के बावजूद जिंदा महसूस करते थे। वो उनका पैशन था। और इसमें अपनी यूनिकनेस, अपनी खासियत को पहचानना भी जरूरी है। जैसे वो डांसर मार्था ग्राहम ने कहा था। हाँ, कि हर इंसान में एक अनोखी जीवन शक्ति है, एक एनर्जी है, और वो अभिव्यक्ति दुनिया में सिर्फ उसी एक इंसान की है। ये मानना, ये जानना अपनी योग्यताओं को पहचानने का एक हिस्सा है। सही बात है। पर अगर ये एलिमेंट इतना जरूरी और फायदेमंद है, तो अक्सर लोग इसे ढूंढ क्यों नहीं पाते? क्या रुकावटें आती हैं रास्ते में? कई रुकावटें हैं। एक तो, जैसा किताब कहती है, आज का शोर है। शोर मतलब भटकाओ, खासकर डिजिटल दुनिया का। इतनी जानकारी, इतने नोटिफिकेशंस। गूगल के सीईओ ने एक बार कहा था कि हम शायद हर 2 दिन में उतनी जानकारी बना रहे थे जितनी इंसानियत की शुरुआत से 2003 तक बनी थी। अरे बाप रे। तो इस शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। ये तो बाहरी शोर हुआ। अंदरूनी या सामाजिक रुकावटें भी होती होंगी। बिल्कुल, समाज का, स्कूल का दबाव। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अक्सर कुछ ही चीजों को महत्व दिया जाता है। अकादमिक विषय, हाँ, आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन्हें अक्सर एक्स्ट्रा माना जाता है। सही कहा। लेखक अपने भाई डेरिक की बात करते हैं। वो बचपन से मशीनों के साथ कमाल करते थे, इंजीनियरिंग में टैलेंट था, पर स्कूल में स्ट्रगल करते थे क्योंकि उनकी प्रतिभा को वो पहचान नहीं मिली। हाँ,
या फिर हैंस जिमर का उदाहरण, इतने मशहूर फिल्म संगीतकार, और उन्हें कई स्कूलों से निकाल दिया गया था। हाँ, क्योंकि वो पारंपरिक सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खोजा, अपना जुनून में ही छोड़ा। तो ये बाहरी दबाव हुए, लेकिन क्या हमारे अंदर भी कोई रुकावट होती है? बहुत बड़ी रुकावट, वो है हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता। कैरल ड्वेक का काम इस पर बहुत फेमस है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि टैलेंट या तो होता है या नहीं होता, बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल, अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं तो कोशिश करना बेकार समझते हैं, हार मान लेते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले वो मानते हैं कि मेहनत से, सीखने से, अनुभव से काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। वो फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं और अपना एलिमेंट खोजने के लिए ये ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। इसके बिना तो शायद कोशिश ही नहीं करेंगे। सही बात है। सोचिए स्यू केंट के बारे में। थैलिडोमाइड की वजह से उनके हाथ पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पैरों से मसाज थेरेपी सीखी और उसमें एक्सपर्ट बन गई। कमाल है। या फिर वो एलन मैकार्थर, जिन्होंने अकेले नाव से दुनिया का चक्कर लगाया। उनका तो कोई सेलिंग बैकग्राउंड भी नहीं था पहले। ये उदाहरण बताते हैं कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड कितना ज्यादा मायने रखता है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई या आपकी शारीरिक सीमाएं क्या हैं, वो आपकी मंजिल तय नहीं करती। आत्मविश्वास, लगन, ये बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो ये सब रुकावटें हैं, बाहर का शोर, समाज का दबाव, खुद का शक, फिक्स्ड माइंडसेट। इन्हें पहचानना पहला कदम है। पर इनसे पार कैसे पाया जाए? अपने अंदर की आवाज सुने कैसे? किताब कुछ तरीके भी सुझाती है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास हैं खुद को बेहतर समझने के लिए। एक है ध्यान, मेडिटेशन। इसका क्या रोल है एलिमेंट खोजने में? इसका मकसद है दिमाग में जो लगातार शोर चलता रहता है ना विचारों का, उसे थोड़ा शांत करना, ताकि आप अपने अंदर ज्यादा गहराई से झांक सकें, ज्यादा स्पष्टता पा सकें। लेखक मजाक में कहते भी हैं कि वो खुद इसमें बहुत अच्छे नहीं हैं, पर कोशिश करना जरूरी मानते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। और क्या तरीके हैं? एक और तरीका है माइंड मैपिंग। ये एक विजुअल तरीका है सोचने का। माइंड मैपिंग, वो कैसे करते हैं? आप एक कागज के बीच में अपना मुख्य आइडिया या सवाल लिखते हैं, फिर उससे जुड़ी बातें, विचार, भावनाएं, उन्हें शाखाओं की तरह चारों तरफ फैलाते जाते हैं। रंग, चित्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सीधी लाइन में सोचने के बजाय? हाँ, ये दिमाग को अलग अलग कनेक्शंस बनाने में मदद करता है, ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचने में मदद करता है। दिलचस्प है। और कोई तरीका है? एक और है जिसे जूलिया कैमरन ने मॉर्निंग पेजेस कहा है। मॉर्निंग पेजेस, सुबह के पन्ने। हाँ, आइडिया ये है कि सुबह उठते ही बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना किसी सेंसरशिप के, आप बस 3 पन्ने लिखते जाएं, जो भी दिमाग में आ रहा है, जैसा भी आ रहा है। कुछ भी, मतलब ग्रामर, स्पेलिंग, कुछ नहीं देखना? कुछ नहीं। मकसद अच्छा लिखना नहीं है, मकसद है दिमाग में जो भी उलझन, कचरा, दबी हुई बातें हैं, उन्हें बाहर निकालना, ताकि नए असली विचारों के लिए जगह बन सके। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर शायद काम करता हो। हाँ, ये सब तरीके, मेडिटेशन, माइंड मैपिंग, फ्री राइटिंग, ये हमारी रोज की सोचने की जो लीक होती है ना, उसे तोड़ने में मदद करते हैं। खुद को एक नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के टूल्स हैं ये। ठीक है, तो खुद को समझ लिया, कुछ टूल्स भी इस्तेमाल कर लिए, अब आगे क्या? सिर्फ सोचने से तो एलिमेंट मिलेगा नहीं? बिल्कुल सही। अगला कदम है एक्शन लेना, चीजों को आजमाना। और यहीं पर किताब एक जरूरी बात कहती है कि जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती, लीनियर नहीं होती। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन, एकदम सीधा रास्ता। पर असल जिंदगी ऐसी कम ही होती है। आप डेविड ओगलवी को देखिए, जिन्हें विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। हाँ, उनका करियर देखिए, वो शेफ थे, किसान थे, सेल्समैन थे, यहाँ तक कि जासूस भी रहे, और फिर जाकर विज्ञापन में आए। कितने सारे मोड़। सही में। तो मतलब ये है कि नई चीजें आजमाइए, गिव इट अ ट्राई, जैसा किताब कहती है। आप कभी नहीं जान सकते कि आप किस चीज में अच्छे हैं या आपको क्या चीज अंदर से खुशी देगी, जब तक आप कोशिश नहीं करते। कोई नया शौक पालना, कोई छोटा सा कोर्स करना, कहीं वॉलंटियर करना, कुछ भी। हाँ, कुछ भी। कोई भी नया अनुभव आपके एलिमेंट का दरवाजा खोल सकता है। और इस सफर में क्या अकेले चलना होता है? जरूरी नहीं, बल्कि किताब कहती है कि अपना ट्राइब ढूंढना बहुत जरूरी है। ट्राइब, इसका क्या मतलब है यहाँ?
ट्राइब यानी ऐसे लोगों का समूह, एक कम्युनिटी जो आपके जैसी सोच रखते हैं, जिनके जुनून, जिनकी रुचियां आपसे मिलती हैं, जो आपके मूल्यों को समझते हैं और शेयर करते हैं। ये सिर्फ दोस्त नहीं हुए फिर? दोस्तों से ज्यादा ये वो लोग हैं जो आपको समझते हैं, आपको हौसला देते हैं, आपको चैलेंज भी करते हैं शायद, और आपका साथ देते हैं जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, जिनके साथ आप खुलकर अपने आइडियाज पर बात कर सकते हैं। कोई उदाहरण? जैसे मेकअप फेयर्स होते हैं जहाँ नई नई चीजें बनाने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, या लेखकों के लिए थ्रिलर फेस्ट जैसे सम्मेलन। ये सब ट्राइब के उदाहरण हैं जहाँ लोग एक दूसरे से सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। ग्रेग डॉय की कहानी भी शायद इसी से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, वो टोरंटो में फाइनेंस की अच्छी नौकरी कर रहे थे, पर उन्हें मजा नहीं आ रहा था, कोई क्रिएटिविटी, कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? नौकरी छोड़ी और जापान चले गए टीचर बनने। एक बिल्कुल अलग दुनिया। वहां उन्हें वो अपनापन, वो उद्देश्य और अपना ट्राइब मिला। वाह, ये दिखाता है कि कभी-कभी बहुत बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। हाँ, और ये भी जरूरी है कि आपको सिर्फ वो काम ही पसंद ना हो, बल्कि उस काम से जुड़े लोग, वहाँ का माहौल, वो कल्चर भी पसंद आए, मतलब पूरा इकोसिस्टम। अच्छा। जैसे लेखक के भाई जॉन का उदाहरण है। वो बहुत टैलेंटेड फुटबॉलर थे, खेल उन्हें पसंद था, पर प्रोफेशनल फुटबॉल की दुनिया, उसका कल्चर, वो उन्हें रास नहीं आया। तो सिर्फ एक्टिविटी से प्यार होना काफी नहीं है। सही कहा, उस एक्टिविटी के आसपास का माहौल, लोग, वो भी आपके साथ मेल खाने चाहिए। बिल्कुल, वो आपका ट्राइब है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने अपनी योग्यता पहचानी, जुनून भी मिल गया, रुकावटें पार की, कोशिशें की, अपना ट्राइब भी ढूंढ लिया, तो क्या अब खुशी पक्की है? क्या एलिमेंट ढूंढना और खुशी एक ही चीज है? गारंटी तो शायद किसी चीज की नहीं होती, लेकिन हाँ, गहरा कनेक्शन जरूर है। किताब ये भी कहती है कि खुशी को लेकर हमारी बहुत सी धारणाएं अक्सर भ्रम होती हैं। वो अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। हाँ, वो तो कभी खत्म ही नहीं होती लिस्ट। सही कहा। सच्ची खुशी शायद बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे किसी काम में पूरी तरह खो जाना, जिसे मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने फ्लो कहा है। फ्लो स्टेट। हाँ। या फिर जीवन में कोई बड़ा मतलब, कोई उद्देश्य महसूस करना, जैसे विक्टर फ्रैंकल ने इतने मुश्किल हालात में भी जीवन के अर्थ पर जोर दिया था। तो एलिमेंट इसमें कैसे फिट होता है? क्योंकि जब आप अपने एलिमेंट में होते हैं तो अक्सर आप फ्लो महसूस करते हैं, आपको उस काम में गहरा मतलब मिलता है, ये आपकी वेलबींग से जुड़ा है। वेलबींग, आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आता है। हाँ, और रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है। मार्टिन सेलिगमैन जैसे मनोवैज्ञानिक या गैलप ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे वो दिखाते हैं कि खुशी एक बड़ी पिक्चर, वेलबींग यानी कल्याण का हिस्सा है। अच्छा। और गैलप के अनुसार वेलबींग के 5 मुख्य हिस्से हैं, और उनमें करियर वेलबींग, मतलब आप रोज जो काम करते हैं वो आपको पसंद है या नहीं, वो सबसे बुनियादी है, फंडामेंटल है। और इसका असर कितना हो जाता है? गैलप का डेटा कहता है कि जिन लोगों का करियर वेलबींग हाई होता है, उनके ओवरऑल जीवन में खुश रहने की संभावना 2 गुने से भी ज्यादा होती है। 2 गुने से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये सीधा दिखाता है कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं, वो आपकी ओवरऑल खुशी के लिए कितना जरूरी है। और खुशी किन चीजों पर निर्भर करती है? क्या सब कुछ हमारे कंट्रोल में है? रिसर्च के मुताबिक हमारी खुशी का लगभग 10% हिस्सा ही हमारे बाहरी हालातों पर निर्भर करता है, जैसे पैसा, सेहत वगैरह। सिर्फ 10%? हाँ, एक बड़ा हिस्सा हमारी बायोलॉजिकल बनावट पर निर्भर करता है, जिसे हैप्पीनेस सेट पॉइंट कहते हैं। मतलब कुछ लोग नेचुरल रूप से ज्यादा खुश मिजाज या ज्यादा संजीदा हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 40-50%, हमारी जानबूझकर की गई एक्टिविटीज और हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। तो ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और अपना एलिमेंट खोजना और उसके मुताबिक जीने की कोशिश करना, ये उन्हीं जानबूझकर की गई एक्टिविटीज का हिस्सा है जो सच्ची, लंबे समय तक टिकने वाली खुशी और वेलबींग ला सकती हैं। और वो ब्रॉनी वेयर वाली बात भी सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, वो नर्स जिन्होंने मरते हुए लोगों की देखभाल की, उन्होंने पाया कि लोगों का सबसे आम और सबसे बड़ा पछतावा क्या था? क्या था? काश मुझ में वो हिम्मत होती कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीती, ना कि वो जिंदगी जो दूसरे मुझसे चाहते थे। ओह, ये तो सीधे सीधे अपने सपनों, अपने एलिमेंट को नजरअंदाज करने की बात हुई। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि अपने एलिमेंट के हिसाब से जीना कितना जरूरी है, सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के आखिर में सुकून पाने के लिए भी। थोड़ा रुक कर, ये वाकई गहरी बात है कि जिंदगी के आखिर में मलाल अधूरे सपनों का रह जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आते हैं? मुझे लगता है पहला और सबसे जरूरी संदेश ये है कि हर जिंदगी यूनिक है। आपकी कहानी, आपकी प्रतिभा, आपका जुनून, वो सिर्फ आपका है। किसी और से तुलना करने का कोई मतलब नहीं। सही है। दूसरा ये कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और हम इसे किसी भी उम्र में किसी भी पॉइंट पर बदल सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। हमारा अतीत हमारा भविष्य तय नहीं करता। और तीसरा ये कि जीवन एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, कोई सीधी रेखा या मैकेनिकल चीज नहीं। हमें पूरी यात्रा की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बस अगला सही कदम उठाने पर ध्यान देना है। मतलब मंजिल से ज्यादा सफर पर फोकस। हाँ, कह सकते हैं। अपना एलिमेंट खोजना कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच गए और काम खत्म। ये एक लगातार चलने वाला सफर है, खुद को जानने का, रुकावटों को समझने और हटाने का, नई राहें तलाशने का और अपने जैसे लोगों से जुड़ने का। और इसमें आपका नजरिया, आपका आत्मविश्वास और आपकी कोशिश, हाँ, वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। किन रॉबिन्सन की किताब हमें यही याद दिलाती है कि इंसानी टैलेंट और पैशन कितने विविध हैं, कितने अलग अलग तरह के हैं। जरूरत बस उन्हें पहचानने की है और उन्हें पनपने के लिए सही माहौल बनाने की है। बिल्कुल। और अंत में शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। किताब में एक जगह जिक्र आता है कि किसी की कब्र पर जन्म और मृत्यु की तारीख के बीच एक छोटा सा डैश होता है। हाँ। और वही डैश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दिखाता है कि वो जिंदगी जी कैसे गई। तो उस डैश को सार्थक बनाने के लिए, उसे भरने के लिए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा नन्हा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे कोई अपनी किसी भूली हुई रुचि को या किसी अनदेखी काबिलियत को फिर से टटोलना शुरू कर सके।